हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिंक स्टडी में। तो मैं अब लेकर के आया हूँ बीपीओ पार्ट 2। जो अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंचायतों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया है। हुग्रे के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गांवों में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। तो आगे चलते हैं। भारत में पंचायतों का पुनर्गठन कैसे हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 ईस्वी को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 ईस्वी को पारित किया। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की तथा तब से ही यह उत्तर प्रदेश में लागू है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी पर आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं। ये आंकड़ा याद रखेंगे, 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं। 6,000 से अधिक पंचायत समितियां हैं। 600 से अधिक जिला परिषद कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के अनुसार देखा जा सकता है। तो आइए जरा देखते हैं। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं? तो पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर क्षेत्र पंचायत, तीसरे पर जिला परिषद। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई होगी ग्राम पंचायत, फिर हो जाएगी उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत, उससे ऊपर जिला परिषद। ऐसे ही केरल की हम बात करें, केरल में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर है ग्राम पंचायत, फिर हो जाएगी प्रखंड पंचायत, फिर हो जाएगी जिला पंचायत। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, इसमें यहाँ पर द्विस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था है। एक में होती, जैसे यहाँ पर हम बात करें मणिपुर की, अगर सॉरी दोस्तों, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, और अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ऐसे त्रिपुरा में है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम में है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत बस है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दादरा व नगर हवेली, यहाँ पर द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक स्तरीय, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में क्या है, नगर निगम होते हैं। दिल्ली में क्या है, नगर निगम। पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में भी द्विस्तरीय है। ठीक है, पौंडीचेरी में भी द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति। अगर हम बात करें असम में, तो असम में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है।
एक है गोवन पंचायत, एक है आंचलिक पंचायत और एक है जिला परिषद। गोवन पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है तालुका पंचायत, एक है जिला पंचायत। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति, एक है जिला परिषद। तो इन सब की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पर ये जो है व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? छत्तीसगढ़ में है ग्राम पंचायत, जनपद ग्राम पंचायत हो गई, जनपद पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई। बिहार में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंजाब की बात करें, पंजाब में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उत्तराखंड में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पर उत्तराखंड में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। झारखंड में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो और आगे अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अगर हम शासन व्यवस्था को देखते हैं तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति, एक है जिला परिषद। ऐसे ही बात करें गुजरात में तो गुजरात में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति और एक है जिला परिषद। ऐसे ही बात करें हम पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक है ग्राम पंचायत, एक है अंचल पंचायत, एक है आंचलिक परिषद और एक है जिला परिषद। लेकिन अब 3 राज्य ऐसे हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर जनजातीय परिषद कार्य करती है। ठीक है, और यहाँ पर जनजातीय परिषद ही काम करेगी। तो चलिए अब जरा आगे देख लेते हैं। ठीक है, हमने समझा कि जो अधिकांश राज्य हैं, अभी तक हमने जब देखा तो हमने ये पाया कि जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो अधिकतर वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करते हैं। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा गठन करने के लिए आबादी का संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह 18 वर्ष या अधिक आयु का हो। यानी कि अगर ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो यह जरूरी है कि जो उसकी आयु है वो 18 वर्ष हो या उससे अधिक होनी चाहिए, तथा वह कोढ़ा, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ये बात ध्यान देने वाली बात होगी। यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी अनिवार्य शर्तें हैं? तो पहला हमने समझा कि वह 18 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा कोढ़ा, कोढ़ी, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो तो बन सकता है ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हो जाएंगी।
तो चलिए अब ज़रा हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से टॉपिक निकला हमारा पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ। तो प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी हैं? पेपर में जो प्रमुख समितियों का जो पूछा जा सकता है, उसमें उनका डेट पूछा जा सकता है, ठीक है। और समितियों ने कौन कौन से प्रावधान दिए, कौन सी समिति ने कौन सा विचार दिया, कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मान के चलेंगे कि इस तरह के टॉपिक्स पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले शुरू कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहली अगर जो आती है वो आती है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका जो गठन है वो हुआ था वर्ष 1957 में। कब होता है? वर्ष 1957 में इसका गठन हुआ था। इसके मुख्य जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो याद रखेंगे जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। तो ग्राम स्तर पर इसने कहा था भई ग्राम पंचायत बनाना, और ब्लॉक स्तर पर इसने कहा था पंचायत समिति की स्थापना करना, और जिला स्तर पर इसने कहा था जिला परिषद की स्थापना करना, ठीक है। आगे जरा हम देखें तो जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत की जो स्थापना वो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगी। यानी कि जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत जो बनती है वह प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है। पंचायत समिति यानी ये ब्लॉक स्तर पर होती है। पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। किस में बात कर रहे हैं हम? पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन की बात हम कर रहे हैं। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है जिला स्तर पर, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। यानी जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी सिफारिशें हैं, जो बलवंत राय समिति ने जो की थी, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बलवंत राय समिति ने ये कहा था कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, जिला परिषद का जो मेंबर है या जो अध्यक्ष है, अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो इसने कहा था जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। लेकिन अब ये सिफारिशें हैं, अब आगे चल के एनडीसी ने इनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है, कुछ को नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखने वाली बात होगी कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये प्रश्न पेपर में इस टाइप के प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो समिति आती है उसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने जो है, अगर हम बात करें, अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है वो 1970 में होती है। इसने क्या कौन कौन सी सिफारिशें की थी? इसने कहा था कि भैया पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए। यानी कि पेपर में पूछा जाता है कि किस समिति ने ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए, तो ये कहा था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। और जिला परिषद जिला स्तर पर इसने कहा था, और एक कहा था मंडल पंचायत, इसने कहा था मंडल स्तर पर बोला था 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह को। प्रमुख तथ्य यहाँ पर ये निकल के आ जाएंगे। आगे हम बात करें, ऐसे ही इसके बाद एक समिति आती है 1985 में, एक समिति आती है जिसका नाम है जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति की स्थापना होती है 1985 में, इसकी स्थापना होगी। इसके प्रमुख फैक्ट हैं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण,
इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ गया कि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। तो GV.K. राव समिति ने। जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश कौन करता है? तो इस GV.K. राव समिति ने ही की थी। अगर हम आगे बात करें LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो LM सिंघवी समिति की जो गठन किया गया था वो किया गया था 1986 में किया गया था। ठीक है। LM सिंघवी समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश भी की थी। ML सिंघवी समिति ने की थी। ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना करने की बात कही थी। नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात भी इसने कही थी। इसके बाद पीके थुंगल समिति आती है। पीके थुंगन समिति 1988 में आती है। इसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ग्राम, प्रखंड, जिला, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने कुछ समितियों को पढ़ा, एक बार फिर शॉर्ट में जान लेते हैं। पहली समिति आई बलवंत राय। पहली समिति कौन सी आई? बलवंत राय मेहता समिति आई। ठीक है, 1957 में। दूसरी हमने पढ़ा था, नीचे हमने यहाँ पर देखा था, अशोक मेहता समिति 1970 में आई। फिर हमने देखा GV.K. राव समिति 1985 में आई। फिर हमने देखा LM सिंघवी समिति 1986 में आई। फिर हमने देखा पीके थुंगन समिति 1988 में आई। ठीक है, आई चलते हैं आगे। ठीक, अब पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं, ये हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ समितियां हैं जो जरा देख लेते हैं हम। बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करें, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब होती है? बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई 1957 में। ये कार्य क्या थे इसके? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा, कार्यान्वयन की समीक्षा करनी थी। बी आर राव समिति बीच में एक आती है 1960 में, जो पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संहिता पर रोकार करना था। SB मिश्रा 1961 में आती है। पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल था ये। B ईश्वरन 1961 में इसकी स्थापना होती है। पंचायती राज प्रशासन का अध्ययन दल। GR राजगोपालन 1962 न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल। R दिवाकर समिति ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा। M रामाकृष्णैया 1963 पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्ययन दल। आगे हम चलते हैं, फिर आगे एक समिति आती है, हाँ आगे जरा देख लेते हैं। इसके बाद आती है R दिवाकर समिति। ये आती है 1963 में, ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा। फिर आती है M रामाकृष्णैया 1963 पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्यक्ष दल। फिर आती है K संथानम समिति 1963 पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा। फिर आती है K संथानम समिति 1965 अगली वाली, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। फिर आती है R.K. खन्ना 1965 पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण। फिर आती है G. रामचंद्रन समिति 1966 में आती है। ठीक है, इसका काम था पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। फिर आती है V. रामानाथन 1969 भूमि सुधार का उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। फिर आती है M. रामकृष्णैया अध्ययन दल 1972 पांचवी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज का प्रमुख, ठीक है, उद्देश्य के रूप में देखना। फिर आती है श्रीमती दया चौबे समिति 1976 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा करना। फिर आती है, इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति आती है 1977 में, हमने देख ही लिया है। इसका काम क्या था? पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व ये बता देना। फिर आगे आती है दांतेवाला समिति जो है कब आती है? अगर हम बात करें दांतेवाला समिति की तो ये 1978 में आती है। खंड स्तर पर योजना
स्वरूप बनाना। फिर एक आती है हनुमंतराव समिति आती है 1984 में, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। कुछ समितियां और बची हैं, जैसे कि एक समिति हमने पीछे पढ़ लिया है अभी, जी.वी.के. राव समिति। ठीक है, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक आती है एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण। फिर एक आती है पी.के. थुंगन समिति 1988 में, स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा। यानी ये ध्यान रखेंगे, संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा दोनों ने किया था, एक एल.एम. सिंघवी समिति ने भी किया है और पी.के. थुंगन समिति ने भी किया, हमने पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करें, कुछ समितियां होंगी जिनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।